Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. I hope you all are doing well. Students, as you all know that we are discussing about intermolecular forces. Last two lectures के अंदर जो first two types थी हमने उन पे बात की. पहली डायपोल डायपोल फोर्सेस और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आज के इस लेक्चर के अंदर हम तीसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से डिस्कस करेंगे लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस. लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं. लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए इसको लंदन डिस्पेरियन क्यों कहते हैं या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल क्यों कहते हैं, ये जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो ये दोनों चीजें आपको एज यूजुअल क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, याद रखना है कि इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हमने पहले बात की थी, पोलर मॉलिक्यूल्स के केसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान था. कि आप देखिए HCl की हमने एग्जांपल ली है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हमने डिस्कस की. लेट्स से HCl की ही बात कर लेते हैं. इन केस ऑफ HCl आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड Cl की तरफ रहेगा, वो बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. एज अ रिजल्ट एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसमें एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल. जब इसके सामने कोई ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो अल्टीमेटली एक की पॉजिटिव साइड और दूसरे के नेगेटिव साइड के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी और उसका समझना बड़ा आसान था. लेकिन इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक N2, H2, O2, He और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखिए इनके दरमियान बॉन्डिंग तो है लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो दोनों एटम्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. फॉर एग्जांपल देखिए हम एक सिंपल इसको देखते हैं, हाइड्रोजन. अब इसमें इन्होंने बॉन्ड बनाया, इन्होंने बॉन्ड बनाया. अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है. अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों के दरमियान सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. इसको एक अपनी तरफ खींच के नहीं ले जा सकेगा, दूसरा भी अपनी तरफ खींच के नहीं ले जा सकेगा. एज अ रिजल्ट ओवरऑल किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की क्रिएशन नहीं होगी. ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, हमने देखा है हमारे पास हाइड्रोजन को भी लिक्विफाई किया जा सकता है, ऑक्सीजन को भी लिक्विफाई किया जा सकता है और आमतौर पर लिक्विड हीलियम की बात तो हमने सुनी है. अब हीलियम को भी देखा जाए तो वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. अब इन केस ऑफ हीलियम कैसे उसको लिक्विफाई किया, कि अगर लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विफाई में हीलियम मौजूद है तो इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है. अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए 1930 में फ्रिट्ज लंदन ने एक एक्सप्लेनेशन दी. उसने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक्सप्लेन किया था. दैट इज व्हाई दीज फोर्सेस आर नेम्ड एज लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस. अब इसने कैसे एक्सप्लेन किया उसकी हम फुल एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे, लेकिन यहां पर आपने पहले इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन समझनी है. आप देखिए, आपने कहना है लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस क्या है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है. तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है लेकिन इनके साथ हम वर्ड ऐड कर रहे हैं वीक. अब कैसे किधर है याद रखना, बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल ऑफ टू मॉलिक्यूल. अब इन दोनों टर्म्स को हम क्लियर करेंगे कि इंस्टेंटेनियस डायपोल का क्या मतलब है और इंड्यूस्ड डायपोल का क्या मतलब है. जैसे हमने यहाँ पर कहा था ये इंड्यूस के लिए आ रहा है, इसके लिए साथ आता है इंस्टेंटेनियस, लेकिन शार्ट करके हम उन्हें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहते हैं. अब इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल क्या है, इसको हम देखते हैं कैसे आएगा. देखिए
एक एग्जांपल ली जाती है हीलियम की। हम ये कहते हैं हमारे पास लेट से हीलियम का ये मॉलिक्यूल है, नॉर्मली इसके अराउंड इसके इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के अराउंड इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिमेट्रिकली यानी सारे न्यूक्लियस के अराउंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एज अ रिजल्ट ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसकी किसी एक साइड पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या किसी दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा नहीं है इन नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन जब भी इसके सामने या इसके करीब कोई दूसरा इसी के जैसा मॉलिक्यूल आता है, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जैसे ही इसके करीब ये मॉलिक्यूल आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इधर एक एटम है, अब ये अकेला है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इसके अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवरऑल ये नॉन पोलर। लेकिन इधर से दूसरा मॉलिक्यूल इसके करीब आता है, इसके इलेक्ट्रॉन भी इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जब ये इसके करीब आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। अब ये जब उसके करीब आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे। एज अ रिजल्ट इसके इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ टिल्ट हो जाएंगे। होगा क्या, देखिए इसका न्यूक्लियस यहीं पे, इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उधर डिस्टॉर्ट होंगे तो ये जो साइड है ये बन जाएगी पार्शियल नेगेटिव और ये वाली साइड हो जाएगी पार्शियल पॉजिटिव। और एक शॉर्ट टाइम के लिए इसकी प्रेजेंस की वजह से ये एक डायपोल बन चुका है और इस डायपोल को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल कि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए बना है, ये थोड़े से टाइम के लिए बना है जब तक ये है। आप इसको हटाएं, इसके करीब इसको हटा देंगे तो ये जो डिस्टॉर्शन है ये दोबारा से ओरिजिनल हालत में चली जाएगी, ठीक है। तो ये है इंस्टेंटेनियस डायपोल जो आपने यहां पर समझा, इसको टेम्परेरी डायपोल भी कहा जाता है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी। अब देखिए जैसे ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बना, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये बन चुकी पार्शियल पॉजिटिव साइड, ये बन चुकी पार्शियल नेगेटिव साइड। अब ये क्या करेगा, ये इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, दोनों करीब करीब है, ये वाला न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। एज अ रिजल्ट ये न्यूक्लियस इस तरफ थोड़ा सा हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। इसको जरा देखिए आप, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एज अ रिजल्ट ये एटम भी एक डायपोल बना देगा। अब ये जो डायपोल बना ये इसकी वजह से बना, इसने इस डायपोल को इंड्यूस करवाया। देखिए ये तो ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव साइड, ये बन गई पार्शियल नेगेटिव साइड। ये आपने समझ लिया इंस्टेंटेनियस डायपोल। लेकिन इसके साथ भी तो यही होना है, ये इसका न्यूक्लियस इस तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले जाएंगे, ये साइड इसकी बन जाएगी पार्शियल नेगेटिव, ये साइड बन जाएगी पार्शियल पॉजिटिव। इसको मैं यहां लिखता हूं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो उस तरफ टिल्ट हो चुका है। अब ये जो डायपोल है इस डायपोल को कहा जाता है इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल और यह है इंस्टेंटेनियस डायपोल। जैसे ये वाला डायपोल इंड्यूस होगा तो इसकी इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव साइड के दरमियान, इस पॉजिटिव इस नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो फोर्स है इसको हमने क्या कहा था, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन इंस्टेंटेनियस यानी कि इस इंस्टेंटेनियस यानी टेम्परेरी डायपोल एंड दिस इंड्यूस्ड डायपोल, दिस इज कॉल्ड लंदन डिस्परियन फोर्सेस या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो आई होप ये टॉपिक अब आपके लिए सिंपल सा टॉपिक हो चुका होगा, जो पहले मे भी आपके लिए एक बड़ा मुश्किल और डिफिकल्ट टॉपिक हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा इस पर मजीद बात करेंगे कि ये जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। याद रखना डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल याद रखना, लार्जर साइज ग्रेटर विल बी डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब डिस्पर्जन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टर्बेंस है वो आसान होगी। जब साइज लार्जर होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ग्रेटर होगी, स्ट्रॉन्गर विल बी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, अब याद रख ले, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में जितना उनका साइज बढ़ता जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। अब अगर आप इनमें देखिए तो नीचे की तरफ जाते जाते साइज बढ़ता जाता है। अब साइज के बढ़ने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्यों? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की वजह कि इनमें जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पहली बात ध्यान में रख लेनी है कि जितना किसी मॉलिक्यूल का साइज लार्जर होगा उतना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगी। साइज और स्ट्रेंथ का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर क्या है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। याद रखना, आमतौर पर मॉलिक्यूल या तो स्ट्रेट लाइन में होंगे या स्फेरिकल शेप में होंगे या ब्रांच शेप में होंगे। ऐसी शेप जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम का आपस में इंटरेक्शन करना आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, तो अब एक स्ट्रेट चेन और दूसरी स्ट्रेट चेन के मॉलिक्यूल या पोर्शन का आपस में इंटरेक्ट करना आसान होगा। तो इन दैट केस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। इसी के सामने मैं अगर इसी की दूसरी एग्जांपल लिखूं, दिस इज व्हाट? दिस इज आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये है एन ब्यूटेन और ये है आइसोब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम है, लेकिन अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये होगा 272 केल्विन, और अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये होगा 262 या 61 केल्विन। ये में भी 61 एग्जैक्ट वैल्यू आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसका क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका क्यों कम है? अब देखिए, ये जो स्ट्रेट चेन है, अगर इसके सामने दूसरी चेन आए तो वो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन कर पाएंगे, डिस्टॉर्शन ज्यादा हो पाएगी। जब डिस्टॉर्शन ज्यादा हो पाएगी, डिस्टॉर्शन का मतलब डायपोल्स की क्रिएशन, ठीक है, अब वो ज्यादा हो पाएगी तो इसका मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। इन दिस केस अगर आप देखिए, इसके सामने दूसरी चेन लाए, ये और वो ग्रुप इंटरेक्ट कर पाएंगे, ये वाले नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट जो डायपोल की क्रिएशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आपने याद रखना, इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगी बिकॉज ऑफ हायर डिस्टॉर्शन, और इन केस ऑफ ब्रांच चेन या इन केस ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल या इन केस ऑफ क्लोज चेन मॉलिक्यूल डिस्टॉर्शन या इंटरेक्शन कम होगा और ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी। That is all about London dispersion forces. If you have any question regarding this topic, you can mention it in comment box. We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.